हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इकोनॉमी वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। मैं भी पॉसिबल कि ये वीडियो आज का बाकी मुकाबले छोटा हो, लेकिन भुगतान संतुलन जो है वो सीधा जुड़ा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा मैं करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय रूप में बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी। तो उसको मैंने इसलिए इसके साथ में नहीं जोड़ा है क्योंकि जो वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं उसको भी मैं इससे ज़रूर कनेक्ट करूंगा कि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्चुअल में क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल तो हम चर्चा करने वाले इस वीडियो लेक्चर में कि भुगतान संतुलन क्या होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और व्यापार संतुलन के मुकाबले इसमें क्या फ़र्क होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। और मैं फिर से कहता हूँ कि इससे पहले जितने भी वीडियो के लेक्चर इकोनॉमी के जितने भी वीडियो लेक्चर हुए होंगे वो आपके क्लियर होंगे, क्योंकि अब बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स आने वाली हैं, जैसे कि पूंजी ऐसी टर्म्स आ जाए या एफडीआई जैसी कोई टर्म्स आ जाए। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ पर फिर मैं आपको डिटेल में ना समझाऊँ और आप समझ जाएं। तो इसलिए पुराने सारे वीडियो लेक्चर अगर आपने तल्लीनता के साथ देखे होंगे तो मे भी पॉसिबल कि अब जो वीडियो लेक्चर चल रहे होंगे वो आपको आसानी समझ में आएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। और सबसे पहले कि भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भुगतान संतुलन को एक देश का अन्य देश के साथ निश्चित समय अवधि में होने वाली वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों यानी कि पूंजी के व्यापार के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल मिला के यहाँ पर ये कि एक देश और दो देश है, अगर उनके बीच में किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, भुगतान संतुलन। ओके, सिंपल सी बात समझिए। अगर डायग्राम के थ्रू हम इसे समझे यहाँ पर तो कुल मिला के ये कि अगर किसी देश को, ठीक है, पेट्रोल की आवश्यकता है और अगर किसी देश को मनी की आवश्यकता है तो ये देश इससे क्या लेगा, धन लेगा, और ये देश इससे क्या लेगा, यहाँ पर पेट्रोल या जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो ले लेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन से मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो भी व्यापार हुआ होगा उस व्यापार को जिस रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन। अब इस रिकॉर्ड में किसने आयात ज्यादा किया, किसने निर्यात ज्यादा या कम आयात कम निर्यात किया है वो सारा रखा जाता है। उसके लिए अगर एक पूरी फ्रेम बने ओवरऑल तो उसे हम कहेंगे भुगतान संतुलन। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर ये देश इसको क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है डॉलर का, तो ये देश इसको किस चीज का भुगतान कर रहा है, पेट्रोलियम का कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में संतुलन होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है कि घाटा एक देश को स्वाभाविक सी बात होगा तो एक को फायदा होगा। दोनों बराबर की कंडीशन में कभी नहीं हो सकते, ये संभव भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो भुगतान संतुलन है इसकी डेफिनेशन तो आपको अच्छे समझ में आई होगी आसान से। अब जो भुगतान संतुलन होता है वो होता है दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो चालू खाते का, दूसरा पूंजी खाता। ओके, तो मैं आपको बता दूं, पूंजी में आपको बता चुका था क्या होती है, तो इस बात को हम थोड़ा और आगे जान लेंगे पूंजी क्या होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चालू खाता है, ओके, इसमें भुगतान संतुलन किस प्रकार से होता है और जो पूंजी खाता है उसमें भुगतान संतुलन किस प्रकार से होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चालू खाता की। तो चालू खाता में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी कि इसमें वस्तुओं, सेवाओं, ठीक है, और जो कोष्टक में लिखा है ना अदृश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि सेवाएं अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आती है। ओके, और अल्पकालिक लेन देन संबंधी आयात और निर्यात का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये देश की शुद्ध आय को दर्शाता है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पर ये कि चालू खाते में अगर आप किसी वस्तु सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं या कुछ समय के लिए कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को रखा किस में जाएगा, चालू खाते में। स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी वस्तु का लेन देन तो चलता ही रहता है, लंबे टाइम के लिए तो नहीं होता है। और ये जो आदर्श वाली है ये चीज आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम फर्स्ट देखें इसमें कुछ खास चीजें आएगी, जैसे कि चालू खाते में वस्तु का व्यापार जिसमें आएगा आयात और निर्यात, यानी वस्तुओं का जो आयात निर्यात किया जाए वो चालू खाते में आएगा। कैसे, जैसे कि
हम क्या करते हैं, चावल जैसे कि सऊदी अरब को निर्यात करते हैं, ओके, और सऊदी अरब से हम क्या मंगवाते हैं, कच्चा तेल मंगवाते हैं। तो ये आता है चालू खाते में। चालू मतलब ये कि सऊदी अरब वालों को समय समय पर चावल की जरूरत पड़ती रहेगी और हमें भी समय समय पर कच्चे तेल की जरूरत पड़ती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब साल भर के लिए चावल का स्टॉक कर ले, या पेट्रोलियम का भी हम 1 साल भर के लिए स्टॉक कर लें, या 2 साल के लिए, या 5 साल के लिए। ऐसा संभव नहीं है। ये चीजें चलती रहती हैं, समय समय पर हम ये निर्यात करते रहते हैं और समय समय पर हम ये आयात करते रहते हैं, ओके। और बासमती जो चावल है वो भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला पदार्थ भी, ठीक है, ये भी आप बात याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें, तो जैसे कि इसमें क्या हो गया, चालू खाते के अंतर्गत वस्तु का व्यापार, ओके। इसके अलावा दूसरा आता है सेवाओं, ठीक है। तो सेवाओं को याद रखिएगा, ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती हो। सेवाओं का व्यापार, अब कैसे ये अदृश्य, इस चीज को समझिए। इसमें क्या क्या चीजें आ रही, बीमा, पर्यटन, बैंकिंग और परिवहन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इनका आयात निर्यात हो रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, आप कहेंगे कि इनका आयात निर्यात कैसे संभव है, क्या बीमा का आयात निर्यात हो सकता है, पर्यटन का आयात निर्यात हो सकता है, ये नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बता दें कि हर चीजें आयात निर्यात में दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजों में धनराशि आती और जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेनर जो हैं वो इंडिया में आते हैं, अब जैसे कि अमेरिकन फॉरेनर हैं तो ये क्या लेके आएंगे, डॉलर लेके आएंगे, तो डॉलर को ये इंडिया में कन्वर्ट करवा लेंगे रुपये में। अब ये रुपया लेकर ताजमहल देखने आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ताजमहल के टिकट का खर्च यहाँ पर होगा, इनके जो गाइडर नियुक्त करेंगे इनका खर्च होगा, अगर ये भारत से कुछ खरीदेंगे तो उनका खर्च होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि जो अमेरिकन डॉलर था वो कहाँ पर आ गया, भारत में आ गया। कैसे आ गया, ये सिर्फ घूमने आए। अब ये निर्यात तो हुआ लेकिन अदृश्य हुआ, इसमें कोई फिक्स नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर साफ दिखेगा कि 10,000 रुपये लेके आया, 10,000 पूरे के पूरे इन्होंने सिर्फ ताजमहल पे खर्च किए, नहीं। ये अलग अलग रूप से निर्यात होगा, कहाँ पर इन्होंने खाना पानी खाया होगा, या इन्होंने होटल बुक कराई होगी, कोई गाइड बुक किया होगा, इन सब के क्या हो जाते हैं, अलग अलग खर्च हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, उस देश से कुछ राशि भारत में आई, है ना। ऐसे ही भारत के लोग भी अगर बाहर घूमने जाएंगे तो उनके देश में क्या होगा, भारत का जो रुपया है वो जाएगा, यानी कि भारत के रुपये का क्या हो रहा है, निर्यात हो रहा है, और वहां से डॉलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आयात हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो इसलिए जितनी भी ये सेवाओं वाले कॉन्सेप्ट है, बीमा, पर्यटन, बैंकिंग, परिवहन, ये सारे किस में आएंगे, अदृश्य में आएंगे। इसको और अच्छे समझ लेते हैं हम। जैसे कि होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी देश की जो फ्लाइट है वो इंडिया में आती है, ओके, जैसे कि हम मान लें कि दिल्ली में आती है। अब दिल्ली में आई, कहाँ से आई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएसए से दिल्ली में आए, या वाशिंगटन डीसी से दिल्ली में आए, तो स्वाभाविक सी बात होंगी, इसमें दिल्ली में रहने वाले लोग भी होंगे या भारत के लोग होंगे, कुछ अमेरिकन लोग जो घूमने आ रहे होंगे वो यहाँ पर होंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसको, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एयर इंडिया है, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस, तो इस एयर इंडिया को कहाँ का पैसा मिलेगा, जैसे कि जो फॉरेनर आ रहे हैं इंडिया में तो वो एयर इंडिया को पैसा देंगे, तो एयरलाइंस के माध्यम से क्या होगा, जो पैसा है वो दिल्ली आएगा, यानी कि इंडिया आएगा। अब इंडिया के बाद अगर ये एरोप्लेन जो हम मान लेते हैं फिर किसी देश गया, कनाडा, तो स्वाभाविक सी बात है फिर क्या होगा कि उस देश में जो इंडिया का रुपया है ये क्या होगा, फिर उस देश में चला जाएगा। यानी कि जो परिवहन हो रहा है ना, मैं परिवहन की आपसे बात कर रहा हूँ, परिवहन में कुछ इसी प्रकार से होगा कि एक देश से दूसरे देश जब जाएंगे तो यहाँ की धनराशि एक देश से दूसरे देश में क्या होगी, स्वाभाविक सी बात जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से भी क्या होगा, यहाँ पर सेवाओं का आयात निर्यात होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, भारती एक्सा। बीमा की भी मैंने चर्चा करी थी, बीमा भी इसके अंतर्गत आ रहा है। वो कैसे, भारती जो है वो इंडिया की कंपनी है, ओके, और जो एक्सा है वो पेरिस की कंपनी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर एक बीमा कंपनी बनाती हैं जिसका नाम है भारती एक्सा। इसमें 51% हिस्सेदारी इंडिया की है और 49% एक्सा कंपनी की है, फिर भी इसे इंडियन कंपनी कहेंगे, 51% हिस्सेदारी इसकी, ओके। अब यहाँ पर ये बीमा अगर किसी भारतीय का करवाती, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि अगर 1,000 रुपये का बीमा भी ये कंपनी करवाती है, ओके, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर इस बात को समझिए कि 1,000 रुपये में से 510 रुपये तो इंडिया में रह जाएंगे और 490 रुपये कहाँ चले जाएंगे, पेरिस में चले जाएंगे।
क्योंकि इसमें इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो इसको भी लाभ मिलेगा। तो ये लाभ किसको जाएगा? इस एक्सा कंपनी को जाएगा। तो इसे कहते हैं हम अदृश्य निर्यात। ये स्वाभाविक सी बात है, क्या हो रहा है? अदृश्य निर्यात ही तो हो रहा है। यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्पेशल जाकर पेरिस में पैसे बांट रहे, ऐसा नहीं है। वहां पर पेरिस में जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है ये धनराशि कहाँ पर खर्च होगी? फिर पेरिस में खर्च होगी। ऐसे अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग में मैं आपको बता दूं कि एसबीआई दुनिया की सर्वाधिक शाखा वाली बैंक है। अब एसबीआई जो है उसकी ब्रांचेस जो है वो यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, यहाँ तक कि नेपाल में भी है। अब इन देशों में इनकी ब्रांचेस हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एसबीआई तो भारत सरकार की कंपनी है। किसकी है? भारत सरकार की कंपनी है। अगर कल से एसबीआई को जो भी प्रॉफिट होता है इन देशों में, चाहे यूएसए, कनाडा, नेपाल, तो स्वाभाविक सी बात है वो लाभ का पैसा कहाँ आएगा? भारत में आएगा। चाहे वो गवर्नमेंट के पास रहे वो बात अलग है, लेकिन पैसा कहाँ पर आ रहा है? भारत में आ रहा है। तो इस बात को आप समझिए यहाँ पर कि कुल मिला के ये क्या हो रहा है? सेवाओं का निर्यात और आयात हो रहा है, जो अदृश्य होता है। लेकिन हो क्या रहा है? आयात निर्यात हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें किस में आ गई? भुगतान संतुलन में आ गई। आगे बात आपको समझ में यहाँ तक? तो आशा करता हूं ये भुगतान संतुलन में 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। आगे कुछ और चीजें इसके अंतर्गत आती वो भी आप जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, हम भुगतान संतुलन में चालू खाता है उसको पढ़ रहे हैं, और चालू खाता में कौन कौन से आयात निर्यात शामिल होंगे उसको मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तीसरा है निवेशित आय पर लाभ, जैसे लाभांश और ब्याज। कैसे होगा ये? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए इस चीज को समझिए आप कि जो इंडिया है, ओके, इंडिया ने अभी कुछ समय पहले ही मालदीव को कुछ निश्चित राशि दी है वहां पर खर्च करने के लिए, यानी कि एक तरीके से हमने उधार दिया है मालदीव को। ओके, अब स्वाभाविक सी बात है अगर इंडिया ने मालदीव को दिया है, उधार दिया है, तो उस पर क्या आएगा? इंडिया को ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम ये भी मान के चले कि जो इंडिया है उसने मालदीव को लगभग हम ये मान के चले कि 20 लाख करोड़ रुपए दिए। ओके, ठीक है, 20 लाख करोड़ तो हालांकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20,000 करोड़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20,000 करोड़ रुपए इंडिया ने मालदीव को दिए, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ इस पे क्या होगा? ब्याज तो जरूर आएगा। तो ये भी किस में आ जाएगा? चालू खाते में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? धनराशि आ रही है। तो इसका मतलब ये समझिए आप कि यहाँ पर सीधा का सीधा क्या दिखेगा? धन दिखेगा। वैसे ही जैसे कि हमने जो जापान है, जापान की हम बात करें तो बुलेट ट्रेन के लिए जापान से इंडिया ने क्या लिया है? कर्ज लिया है। आप सभी को पता होगा 50 साल के लिए सिर्फ 2% ब्याज के आसपास लिया है। तो यहाँ पर इंडिया को क्या करना पड़ेगा? फिर ब्याज जापान को देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? धन का यहाँ से तो निर्यात हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ से क्या होगा? आयात हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। लाभांश वाला तो जैसे भारतीय एक्सा का है, मैंने आपको बताया कि भारतीय एक्सा तो उसमें लाभांश जो एक्सा यानी कि पेरिस में चला जाएगा, वैसे भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करेगा। ओके, अब उसके बाद चौथा है यहाँ पर एक तरफा धन स्थानांतरण, दान, उपहार, अनुदान, विप्रेषण यानी कि रेमिटेंस, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। ओके, अब एक तरफा धन स्थानांतरण, दान, उपहार, अनुदान या विप्रेषण इसके अंतर्गत कैसे चालू खाते में या भुगतान संतुलन में आएंगे? तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पर ये होगा ऐसे कि इन शख्स को आप जानते होंगे, ठीक है, ये सुंदर पिचाई हैं जो गूगल के सीईओ हैं। ओके, अब सुंदर पिचाई हैं तो सुंदर पिचाई का जो परिवार है इंडिया में रहता है लगभग, हालांकि मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ उनकी वाइफ नहीं, ये तो वहीं पर रहते हैं, वहाँ के सीईओ हैं और दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले सीईओ भी हैं। आप जैसे सुंदर पिचाई अमेरिका में काम कर रहे हैं, ऐसे भारत के जो लोग हैं वो दुनिया भर में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब वहां से ये क्या करते हैं? धनराशि बिल्कुल क्या करेंगे? भारत भेजेंगे से, क्योंकि जैसे कि दुबई में भारत के बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, वैसे अमेरिका में गूगल या जैसे नासा है वहां पर बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। ऐसे दुनिया भर में भारतीय अप्रवासी फैले हुए हैं, या जैसे कि एनआरआई का नाम सुना है। अब वहां से जो भी धन है उसको कहाँ भेजते हैं? भारत भेजते हैं। तो ये धन का क्या हो गया? भारत में आयात हो गया। ये मैंने आपको बता रखा है, धन विप्रेषण, रेमिटेंस मनी। दुनिया भर में सर्वाधिक रेमिटेंस जो मनी है वो भारत को मिलती है। चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर है,
क्योंकि दुनिया भर में काम करने में जो भारत के लोग हैं वो ज़्यादातर हैं, तो रेमिटेंस मनी में इंडिया है। इसके अलावा जैसे कि और बात करें हम दान, उपहार, अनुदान की, तो ये आपने कभी नाम सुना हो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स, इन दोनों के नाम पर एक फाउंडेशन चलता है। और वैसे भी जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है बिल गेट्स, वो अपनी लगभग 70% संपत्ति तो दान ही करते हैं। दान वो इनका जो फाउंडेशन चलता है इनके माध्यम से दुनिया भर में, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया में भी अपना जो बहुत सारे अनाथालय इन्होंने खोल रखे हैं, बच्चों के लिए सेवा करते हैं। तो अब इसमें स्वाभाविक सी बात है, चाहे फाउंडेशन हो और इसके माध्यम से दुनिया भर में भी अपनी 70% धनराशि लगाते हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, निर्यात यहाँ पर हो ही रहा है या भारत के लिए आयात हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे जो फाउंडेशन है वो क्या कर रहे हैं, दान देते हैं। दान देने से भी क्या हो रहा है, धन एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। ये जितनी भी सारी चीजें बताई ये सारी आती हैं सेवाओं में, जो क्या होती है, अदृश्य, और ये किसके अंतर्गत आ रही है, चालू खाते के अंतर्गत भुगतान। ओके, तो ये दिखाई नहीं देती है और सरकार के पास भी इनका कोई स्पेशल एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं होता है। ये सारी क्या होती है, अदृश्य होती है। हाँ, इतना हो सकता है कि कितने पर्यटक आए, कितने गए, एक एवरेजन अनुमानित कितनी धनराशि उनसे प्राप्त होती है, कितना रोजगार मिलता है, वो सरकार यहाँ पर बता सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके CEO भी इंडिया के ही हैं, सत्या नाडेला। तो वही वाली बात, ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो धन भारत पहुंचाते हैं, या इसके अलावा अनुदान, उपहार, दान ऐसी कंपनियां दुनिया भर में करती हैं। ओके, तो भारत की कंपनियां भी बाहर करती हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण बता रहा था, शायद जिससे आप रूबरू हों। चलिए साथियों, तो मैं आशा करता हूं आपको यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसमें हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर चालू खाते की हम बात कर रहे थे, किसके अंतर्गत, भुगतान संतुलन। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरा है पूंजी खाता। अब पूंजी खाता क्या होता है, इसके अंतर्गत भुगतान संतुलन की चीजें कैसे आएंगी, इसको समझिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पूंजी क्या होती है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, पूंजी कोई भी वो वस्तु हो सकती है जो धन बनाती है। ओके, इस बात को आप समझिए। पूंजी कोई भी ऐसी वस्तु जिससे क्या होता है, धन जनरेट होता है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पूंजी। पूंजी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10,000 रुपये आपने किसी को ब्याज पर दिए, ओके, और आपको कुछ समय बाद 11,000 रुपये मिल गए ब्याज समय, तो ये भी क्या हो गया, पूंजी हो गई। इसके अलावा अगर आपकी ट्रक है, ट्रक चला रहे हैं, तो ट्रक के जरिए आपको धनराशि मिल रही है, या आपकी ट्रक किराए पर चल रही है, वो भी आपकी क्या है, पूंजी है। अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के माध्यम से अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिससे आपको धनराशि मिल रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। कुल मिला के पूंजी कोई भी वो वस्तु हो सकती है जिससे क्या होती है, संपत्ति बनती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। पूंजी ली भी जा सकती है और दी भी जा सकती है। जब दिया जाएगा तो संपत्ति किस में बदल जाएगी, देनदारिता में बदल जाएगी, यानी कि देयता में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से जमीन ली, ठीक है, उस जमीन पर आपने मकान बनवा दिया, मकान किराए से दे दिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर संपत्ति बनने लग गई। लेकिन यही जमीन अगर आपने बेच दी किसी को, तो ये किस में चली जाएगी, देयता में चली जाएगी, यानी कि आपने उसको दे दी है। सामने वाले के लिए संपत्ति हो जाएगी, आपके लिए क्या हो जाएगा, देयता हो जाएगा। अब ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ के मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो यहाँ पर ये कि यह मुख्य रूप से लेन देन संबंधित होता है, यानी कि वे लेन देन जो संपत्ति या देनदारियां, ठीक है, देनदारियां यानी कि अभी बताया मैंने आपको, देयता वही वाली बनाते हैं। इसमें विदेशी निवेश और ऋण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति, परिसंपत्ति यानी कि पूंजी, जैसे कि लाइक दैट धन, शेयर, बॉन्ड आदि की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह राष्ट्रीय संपत्ति में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। ओके, अब यहाँ पर जो चीज वो ये कि शेयर जो है आपको पता होगा एक मोटा मोटा रूप में, बॉन्ड में आपको बता चुका था। आरबीआई जब मैंने पढ़ाया था तब बॉन्ड मैंने बहुत डिटेल में बताए थे। ओके, और जो शेयर होता है उसमें किसी भी कंपनी जो शेयर लिए जाते हैं वो, और धन। मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाता हूं कि किस प्रकार से पूंजी खाते के तहत भुगतान संतुलन बनता है या आयात निर्यात होता है, उस चीज को समझिए। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता होगा या सुनने में आया हो कि जो जियो है, जियो में फेसबुक जो है उसमें लगभग $5 बिलियन का निवेश किया है।
अब यहाँ पर ये जो निवेश किया है फेसबुक ने किसके अंतर्गत, जियो में। अब इस बात को समझें, यहाँ पर जो निवेश किया है लंबे समय के लिए, यहाँ पर कोई जो चीज है जिससे कि चालू खाता जो होता है वो समय समय पर होता रहता है, टाइम टू टाइम, लेकिन जो निवेश होता है वो एक लंबे समय के लिए होता है। फेसबुक ने निवेश किया तो ऐसा नहीं कि फेसबुक हर 2 महीने बाद $5 बिलियन निवेश करेगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो क्या होगा कि फेसबुक है उसने जियो में $5 बिलियन का निवेश कर दिया है, यानी कि इसके शेयर कुछ उसने खरीद लिए हैं। अब कल से जो भी लाभ होगा जियो कंपनी को, उससे कुछ हिस्सेदारी किसको जाएगी, फेसबुक को जाएगी। यानी कि फेसबुक ने क्या करा, संपत्ति खरीद ली, किसकी, जियो की। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जियो के पास अगर 10,000 बीघा क्या थी, जमीन थी, ठीक है, जिसपे वो एक ही फसल बोता था। हम मान लेते हैं कि संतरा बोता है, ठीक है, जियो 10,000 बीघा जमीन पर। फेसबुक ने देखा कि जियो को अच्छा लाभ हो रहा है इस जमीन पर, तो जियो से क्या करेगा, फेसबुक कहेगा कि ऐसा करो कि 100 बीघा जमीन आप मुझे दे दो। तो इससे बोलते हैं शेयर खरीदना, हिस्सा ही तो हो गया। शेयर से मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। शेयर करते हैं ना हम, जैसे कि ये तो आपने बहुत यूज किया होगा, किसे हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे। शेयर यानी कि उसको किसी को देना, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्से की शेयरदारी होती है, जैसे कि 100 बीघा की हो गई, तो 100 बीघा जमीन अभी भी जियो के पास में है, लेकिन उसका मालिकाना हक किसके पास में हो गया, फेसबुक के पास में हो गया। कल से ये 10,000 बीघा जमीन पर जितने भी संतरे बोए, और अगर उसको जो लाभ होगा उसका 10% किसको मिलेगा, फेसबुक को मिलेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, निवेश करना, ठीक है, निवेश हो गया। तो निवेश के माध्यम से क्या होता है, संपत्ति का सृजन होता है। तो इसमें संपत्ति किसकी बन गई, फेसबुक की बन गई, और देयता किसकी हो गई, जियो की हो गई, क्योंकि जियो को अब अपना कुछ लाभ जो है वो किसको देना पड़ेगा, फेसबुक को देना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है, पूंजी खाते में लंबे समय के लिए होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ओके। और इसमें संपत्ति और देयता बनती, बार बार चीजें आपको स्पष्टतया नहीं दिखाई देगी। तो शेयर हो गया, धन भी बहुत सारा लगा सकते हैं, वो वही वाली बात होगी, धन, शेयर। और बॉन्ड मैंने आपको बता रखा है, बॉन्ड तो यानी कि वही वाली बात कि किसी को 10,000 रुपये दे दिए जाए, ठीक है, 2 साल के लिए, और ये कहा जाए कि या लेने वाला कहता है कि ठीक है 10,000 रुपये आप यहाँ पर मुझे दे दीजिए, मैं आपको 2 साल बाद 12,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2,000 रुपये जो उसकी क्या बन गई, पूंजी बन गई है, जिस व्यक्ति ने उधार दिया, और जिस व्यक्ति ने उधार लिया उसका 2,000 रुपये क्या बन गया, देयता बन गया। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ओके। और उदाहरण अब इसमें समझ लीजिए कि पूंजी खाते में चीजें कैसे कैसे काम करेगी। जैसे कि इसमें खासकर विदेशी निवेश शामिल होते हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब मैं यहाँ आपको इनकी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बस एफडीआई तो मैंने आपको चर्चा कर रखी है। ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, पोर्टफोलियो निवेश। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि ये चीज रिलेट करती है शेयर मार्केट से। चलिए अभी इसकी बात कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अक्सर क्या होता है कि कोई भी किसी कंपनी में निवेश करता है। जैसे कि वॉलमार्ट जो है उसने निवेश किस में किया, फ्लिपकार्ट में किया। आप सभी को पता होगा कि फ्लिपकार्ट जो है लगभग उसमें अधिकांश हिस्सेदारी वॉलमार्ट की होगी। वॉलमार्ट ने क्या किया, इसमें लगाया धन। अब फ्लिपकार्ट, आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट कंपनी जैसी थी वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि वॉलमार्ट का इसके खरीदने के बाद या इसमें निवेश करने के बाद कुछ फर्क आया, नहीं। फ्लिपकार्ट आज भी इंडिया में डिलीवरी कर रही है। अब हुआ क्या कि इसमें वॉलमार्ट ने बहुत सारा धन लगाया है। ये एक यूएसए की कंपनी है वॉलमार्ट, मैं आपको बता देता हूँ, जो थोक विक्रेता के रूप में काम करती है। अब इसमें धनराशि लगाई है यहाँ पर वॉलमार्ट में, तो इसमें क्या हो गया, इसने निवेश किया। जैसे कि इसने बहुत सारा धन फ्लिपकार्ट में लगा दिए हैं, लगभग फ्लिपकार्ट को खरीद ही लिया लगभग। अब होगा ये कि फ्लिपकार्ट को कल से कोई भी लाभ होगा तो लाभ किसको जाएगा, वॉलमार्ट को बिल्कुल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाभ हो रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है, किस में जाएगा, इंडिया में जो भी लाभ होगा वो फिर यूएसए में जाएगा ही जाएगा, सही। इसे बोलते पूंजी। अब ये क्या हो गया, फ्लिपकार्ट जो हो गया ये वॉलमार्ट की पूंजी होगी। कल से कोई भी लाभ हो, कोई भी हानि हो, ठीक है, अगर कल से फ्लिपकार्ट घाटे में जाता है तो देयता किसकी बन जाएगी, वॉलमार्ट की, घाटा उठाने की। अगर फायदा होता है तो संपत्ति का सृजन भी किसका होगा, वॉलमार्ट का होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और आपको बता दूं, विदेशी निवेश में अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर कोई तकनीक भी दी जाती है। जैसे कि वॉलमार्ट जो है
वो यूएसए में बहुत बड़े लेवल पर काम करता है, इसकी बहुत बड़ी शॉप चलती हैं, जैसे कि इंडिया में आपने मॉल सुने होंगे। वैसे वालमार्ट काम करता है। अब वालमार्ट क्या होगा कि अगर यूएसए कोई तकनीक होगा तो वो फ्लिपकार्ट को भी देगा, इससे इसका फायदा भी होगा। और ये नई तकनीक के साथ, जैसे कि इंडिया में अमेजन है, वो भी यूएसए कंपनी है, उसको क्या दे पाएगा, टक्कर दे पाएगा। तो इसे कहते हैं हम पूंजी खाता। इसमें भी क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में पैसा आ रहा है, जा रहा है। एक और चीज थी इसमें, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो ये शेयर मार्केट में होता है। इसमें सीधा सा ये होता है कि विदेशी कंपनी सीधा शेयर मार्केट में पैसे लगाती है। अब आपको शेयर मार्केट इतना अच्छा क्लियर होगा नहीं, और इस पर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। पूंजी बाजार मुझे समझाना है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि इसमें तकनीक प्रदान नहीं की जाती है, बस इसमें कि कोई भी कंपनी किसी कंपनी के 10% से कम शेयरदारी अगर खरीदती है तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जैसे कि फॉर एग्जांपल के शेयर मार्केट में रिलायंस का उसने शेयर खरीदा, ठीक है, कल से रिलायंस को फायदा होगा तो उस कंपनी को फायदा होगा, कल से रिलायंस को नुकसान होगा तो उस कंपनी को भी नुकसान होगा। तो इससे क्या होगा कि उस देश से रिलायंस को पैसा मिल रहा है और रिलायंस को फायदा हुआ तो उस देश में जा भी रहा है। ओके, आशा करता हूं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हालांकि मे भी पॉसिबल कि ये दो टर्म्स आपके लिए टफ हो, लेकिन इतना समझिए आप, यहाँ पर पूंजी बाजार में पूंजी का सृजन होता है और यहाँ पर चीजें इतनी होती हैं कि बस निवेश होता है, लाभ हानि एक दूसरे को पहुंचती हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे व्यापार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही काम करेगा। अब यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को आप समझिए ध्यान से कि विदेशी निवेश, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, विदेशी निवेश पूंजी खाते के अंतर्गत आता है, किंतु निवेश से प्राप्त लाभांश, हानि और आय चालू खाते के तहत आती है, क्योंकि लाभांश समय समय पर विदेश में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे किसी भी परिसंपत्ति और देयता का सृजन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर जैसे कि वही वाली मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट जो है उसने क्या किया, यानी कि फ्लिपकार्ट में वालमार्ट ने पैसा लगाया। ओके, अब ये संपत्ति किसकी हो गई, फ्लिपकार्ट वालमार्ट की हो गई, क्लियर, ठीक है। तो ये किस में आ गया, पूंजी खाते के अंतर्गत। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि फ्लिपकार्ट को हर महीने कुछ तो लाभ होगा। अब ये जो लाभ है ये फ्लिपकार्ट का कहां पर जाएगा, जो भी जाएगा सारा कहां जाएगा, यूएसए जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 साल में एक बार ही फ्लिपकार्ट बताएगा कि मुझे इतना लाभ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। फ्लिपकार्ट को जो भी लाभ होगा हर महीने हर दिन लाभ होगा। वो लाभ किसको जाने वाला है, वालमार्ट को। वालमार्ट कहाँ की कंपनी, यूएसए की, तो वो लाभ किसको हो जाएगा, यूएसए को हो जाएगा। अब ये बार बार हो रहा है, ठीक है, समय समय पर हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पर किस में डाल देंगे, फिर चालू खाते में। ओके, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। जिससे संपत्ति हुई, यानी फ्लिपकार्ट वालमार्ट की संपत्ति हो गई, इसने इसको खरीद लिया, ये तो किस में आ गया, पूंजी खाते में। लेकिन फ्लिपकार्ट से जो लाभ हो रहा है वह समय समय पर क्या होगा, विदेश में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे किसी भी परिसंपत्ति और देयता का सृजन नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो यूएसए में गया, अब यूएसए में जाकर वो कंपनी कुछ खर्च ही करेगी, तो उससे कोई परिसंपत्ति थोड़ी बन रही है। हाँ, अगर इसे वो कुछ और खरीदती, कोई नई कंपनी खरीदे तो बात अलग है, लेकिन ये अक्सर होता है कि इससे कोई परिसंपत्ति नहीं बनती। ओके, आशा करता हूँ आपको ये जो दो चीजें मैंने पढ़ाई, कौन कौन सा, चालू खाता और पूंजी खाते में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक बार आप इसको वापस से रिवाइंड करेंगे तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने बात करी भुगतान संतुलन की। अब एक चीज होता है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, ठीक है। इसे बोलते हैं यहाँ पर ट्रेड का जो है वो बैलेंस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड और पेमेंट दोनों में फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बार बच्चे क्या होते हैं कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इसको हम समझेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू ही सिर्फ व्यापार संतुलन होगा, भुगतान संतुलन में और भी चीजें शामिल होगी। कैसे, जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं, व्यापार संतुलन या व्यापार शेष, इसे दो नाम से जाना जाता है, व्यापार शेष भी इसे कहते हैं, भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है। व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात के बीच का संतुलन शामिल है। भुगतान संतुलन में न केवल सेवा व्यापार बल्कि चालू खाते के दान विप्रेषण और पूंजी खाता जैसे कि एफडीआई ऋण आदि के अन्य घटक भी शामिल होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कहने की बात ये कि व्यापार संतुलन सिर्फ क्या करता है, जो भी वस्तु हैं
जिनका आयात निर्यात हो रहा है सिर्फ वही इसमें आती हैं। जैसे कि हमने चावल है, पेट्रोलियम है, जो हमें दिखाई दे रहा है वही यहाँ पर व्यापार संतुलन में आएगा, जो साफ तौर पे क्या हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको सेवा वाला कॉन्सेप्ट बताया जिसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन है। अब इसका तो व्यापार दिखाई नहीं देता है, ये क्या है, दृश्य है। तो अब इनको किस में शामिल करें, अलग तो शामिल नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर सबको शामिल करेंगे तो भुगतान संतुलन है। लेकिन अगर सिर्फ व्यापार का यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जिसमें केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात के बीच संतुलन स्थापित हो और सिर्फ क्या है, इसमें वस्तु है, तो वो किस में आएगा, व्यापार संतुलन में। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा आपको कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या है ना। तो एक्चुअल में आप ये समझ लीजिए कि अगर भुगतान संतुलन ऐसा है तो व्यापार संतुलन इसके बीच का एक हिस्सा है, जिसमें सिर्फ क्या आ रही है, आपकी वस्तुओं का आयात निर्यात। बाकी इसके अलावा अगर भुगतान संतुलन की बात करें तो इसमें वस्तुएं तो आएंगी सही, इसके अलावा क्या आ जाएगी, जितना भी सेवा वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो विदेशी निवेश किया गया, ऋण लिया गया, दिया गया, वो सारे शामिल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में व्यापार संतुलन किसका हिस्सा है, भुगतान संतुलन का। क्लियर। अब हम यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से हम देखें व्यापार संतुलन, क्योंकि इसके भी दो भाग हो जाते हैं, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। व्यापार संतुलन मतलब क्या, आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसे कहा जाएगा। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, अंतर हमेशा प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अंतर है तो अंतर तो बराबर तो नहीं होगा, या तो प्लस या माइनस। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ऐसा कभी संभव नहीं है कि दोनों चीजें बराबर की हो जाएं। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दो प्रकार से कैसे। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट है ना। ये व्यापार घाटा, इसकी डेफिनेशन भी आप जरूर याद रखें, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करे तो उसे क्या करना पड़ता है, ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। इसके उल्टा कि अगर इसके विपरीत जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस की स्थिति। इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उदाहरण होगा भारत और यहाँ पर उदाहरण होगा चाइना, क्योंकि भारत का आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, यानी कि जो अंतर है वो भारत के पक्ष में नहीं है, इसलिए हम क्या झेल रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं। वहीं पर जो चाइना है वो हमको ही सबसे ज्यादा निर्यात करता है, हालांकि दुनिया भर में, तो हम क्या हो गए यहाँ पर फिर चाइना के लिए ट्रेड सरप्लस हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक देश है, ठीक है, ए देश है जो शक्कर का उत्पादन करता है जो 40 रुपए किलो है, और उसका क्या करता है, वो निर्यात करता है। लेकिन उस देश में 250 रुपए किलो वाली जो चाय पत्ती है उसका उत्पादन नहीं होता है। इस ए देश में चाय का उत्पादन नहीं होता है, और ये जो बी देश है इसमें शक्कर का उत्पादन नहीं होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये देश इसको निर्यात करेगा और ये देश इसको निर्यात करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये इसके लिए आयात हो गया और ये इसके लिए आयात हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि इस देश ने इसको 1 किलो शक्कर दी और इस देश ने इसको 1 किलो चाय पत्ती दी, लेकिन फर्क क्या आ जाता है, 40 रुपए और 250 रुपए का। अगर आपसे पूछा जाए या अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाए कि इन दोनों में से व्यापार घाटे में कौन सा देश है। स्वाभाविक सी बात है वो कौन सा होगा, ए वाला, क्योंकि ये बेच तो सिर्फ 40 रुपए वाली किलो शक्कर रहा है, लेकिन ले कितनी रहा, 250 वाली चाय पत्ती, यानी कि इसको 210 रुपए का क्या करना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पर यह देश 250 की चाय पत्ती बेच रहा है और 40 रुपए खरीद रहा है, यानी कि 210 रुपए का इसका क्या है, यहाँ पर ट्रेड सरप्लस है। क्या है, 210 रुपए का ट्रेड सरप्लस है। ओके, तो कुल मिला के इन दोनों जो उदाहरण है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला जो देश है ये ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है, यानी कि व्यापार घाटा, और ये जो बी देश है ये यहाँ पर क्या है, ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार लाभ की स्थिति में। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर व्यापार संतुलन क्या है, इसके दो भाग है, व्यापार घाटा और ट्रेड सरप्लस। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें हम और यहाँ पर जब आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक ग्राफ के माध्यम से अंत में हम समझ लेते हैं कि भारत के अगर व्यापार संतुलन की बात हम करें, यहाँ पर 2018-19 में क्या रहा, तो भारत ने 331, ठीक है, ये अरब डॉलर की राशि है, 331 अरब डॉलर का तो क्या किया, निर्यात किया, लेकिन आयात कितना किया, 507 अरब डॉलर का।
अब यहाँ पर साफ दिखता है कि भारत ने भेजा कम है और मंगाया ज़्यादा है, यानी कि भारत जो है उसका व्यापार घाटा यहाँ पर कितने का हो जाएगा, साफ तय हमें दिख जाएगा, वो है 176 अरब डॉलर का। यानी कि भारत को 176 अरब डॉलर का अपनी जेब से नुकसान उठाना पड़ा और दूसरे देशों को देना पड़ा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुल मिलाकर कि कंडीशन जो है वो सभी के लिए है, यहाँ पर ऐसा नहीं, सिर्फ चाइना की बात नहीं, ओके। मतलब ये कि भारत ने दुनिया भर में निर्यात इतना किया और दुनिया भर से आयात इतना किया। अब किस देश से कितना किया, क्यों किया, कम ज़्यादा वगैरह, वो चीज़ शिफ्ट हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। सो उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो लेक्चर में अच्छे समझ में आया होगा भुगतान संतुलन क्या है और व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार घाटा, भुगतान घाटा भी समझ में आया होगा और चालू और पूंजी खाता भी क्लियर रहा होगा। तो आज की वीडियो से आपके लिए ये रहा प्रश्न कि भुगतान संतुलन क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। 100 वर्ड में आप एक अच्छा सा उत्तर लिखिए और याद रखिएगा कि आपकी मेंस निकालने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपकी कॉपी की लाइन जितनी ज़्यादा भर आएगी वही आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसीलिए आपको प्रश्न दिया जा रहा है ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के साथ ताज़ा रहें और ये उत्तर आप लिख पाना। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने समझाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।